शास्त्रीय संगीत में रागों का बहुत ही महत्व है। रागों को सीखे बिना हम अपने आप को निपुण नहीं कह सकते, क्योंकि राग हमारे स्वरों की स्थिरता, स्वरों का ठहराव, उनकी मधुरता वो बहुत खूबसूरती के साथ सिखाते हैं। तो कोई भी हो, चाहे प्रारंभिक विद्यार्थी हो या जो प्रारंभिक ज्ञान सरगम वगैरह सीख चुके हैं, उसके बाद उनको राग सीखना बहुत ही आवश्यक है। आपने देखा होगा कई बार कि बहुत बड़े बड़े सिंगर्स जो बॉलीवुड सॉन्ग गाते हैं या किसी और तरह का गाना गाते हैं, वो अपने आप को कुछ अधूरा महसूस करते हैं कि उन्हें क्लासिकल मतलब शास्त्रीय संगीत का ज्ञान नहीं है। तो आपने कभी किसी मैगजीन में, किसी समाचार में कहीं आपने सुना हो या पढ़ा हो, निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे गायक गायिका हैं जिन्होंने बहुत फेमस होने के बाद भी उनको जो अधूरापन लगा, उस अधूरापन को पूरा करने के लिए उन्होंने शास्त्रीय संगीत का सहारा लिया। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को कई कई साल सीखा। और शास्त्रीय संगीत में क्या है, मेन राग होते हैं। तो रागों को गाना, विभिन्न प्रकार के रागों को गाना, विभिन्न स्वरों के साथ गाना, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम बहुत सारे लोग जो शास्त्रीय संगीत का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनको रागों को सीखना, उन पर अपनी पकड़ बनाना, स्वरों पर अपनी पकड़ बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। अब राग क्या होता है? स्वरों की वह सुंदर रचना। सुंदर रचना, कोई भी नोटेशन, कोई भी गीत जो स्वरों से सुंदरता के साथ बंधा हो, लयबद्ध हो, तालबद्ध हो, उस ऐसी सुंदरता के साथ भरी वो रचना राग कहलाती है। फिर समझेंगे, स्वरों की वह सुंदर रचना जो हमारे कानों को सुनने में बहुत अच्छी लगती है, हमें बहुत आनंद महसूस होता है, हमारी आत्मा को बहुत शांति महसूस होती है। हम आंख बंद करके उन स्वरों को, उन गीत को हम बहुत मन से सुनते हैं और मन करता है हमारा बार बार हम उन्हें सुने। तो जो ऐसी रचना हो, वो जो हमारे मन को अच्छी लगे, वो क्या कहलाती है? राग कहलाती है। तो प्राचीन काल में जो था, रागों के कई लक्षण माने जाते थे, 10 लक्षण थे। अब आधुनिक समय में चूंकि राग का प्रचलन ही सबसे ज्यादा है, तो उसमें अब थोड़े से परिवर्तन करके अब राग के कुछ लक्षण हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कि जैसे राग में, प्रत्येक राग में कम से कम 5 या 7 स्वरों का होना आवश्यक है। 5 स्वर से कम किसी भी राग में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। अब इन 5 स्वरों में हम तार सप्तक के सा को छोड़ देते हैं। 7 स्वर हमारे, ध्यान रखेंगे, स्वर हमारे साथ ही हैं। कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर। सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। तो ये 7 स्वर, इनमें से चाहे 7 स्वर प्रयोग हो, चाहे 5 स्वर प्रयोग, तो कम से कम 5, 6 और 7 ये स्वर हमारे राग में होने, किसी भी राग के आरोह अवरोह में होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, राग में मधुरता बहुत जरूरी है। जितने सुंदर स्वर उसके लगेंगे, जितने सुंदरता के साथ हम उसे गाएंगे, उतना ही राग की खूबसूरती बढ़ेगी, राग की सुंदरता बढ़ेगी। इसे हम रंजकता वर्ड भी बोलते हैं। ये राग में रंजकता का होना बहुत आवश्यक है। किसी ना किसी थाट से उत्पन्न होना चाहिए। थाट मतलब स्वरों का वह समुदाय जिससे राग उत्पन्न होते हैं, थाट कहलाता है। तो
हर राग किसी न किसी थाट से उत्पन्न होता है। तो ये नियम भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि कोई राग बिना किसी थाट के उत्पन्न हो ही नहीं सकता। तो ये हमारे एक ध्यान रखना होता है कि ये एक राग का लक्षण है। अब एक अन्य लक्षण क्या है कि राग में वादी, संवादी, आरोह, अवरोह, पकड़, गायन समय, इन सभी का होना आवश्यक है। वादी मतलब जो राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है, मतलब जिस स्वर का हम किसी राग में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं वो कहलाता है वादी स्वर। और संवादी जो उससे थोड़ा सा कम प्रयोग होता है, मतलब सेकंड नंबर पर आता है, वो हमारा संवादी स्वर होता है। पकड़ होती है राग का पहचान। हर राग में कुछ विशेष स्वर समूह होते हैं जिनके द्वारा हम उस राग को पहचानते हैं। तो कोई भी हम राग अगर लेंगे तो हम जब उसका स्वर समुदाय हम सुनेंगे, विशेष स्वर समुदाय, तो उससे हमें एकदम से पहचान हो जाती कि अरे ये वाला राग है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, नी रे गा रे सा पा मा गा रे सा नी रे सा। अब इसमें नी रे सा, पा मा गा रे सा, नी रे सा, ये जो स्वर समुदाय है, ये जैसे ही कोई व्यक्ति सुनेगा तो उसको एकदम से समझ में आता है कि ये राग यमन स्टार्ट हो रहा है। तो जो पकड़ होती है उस पूरे राग का एक निचोड़ कहलाता है कि उससे हमें राग की पहचान बहुत आसानी से होती है। मैं जैसे एक राग और आपको बताती हूँ, ये चलन जो है, ये स्वरों की ये चलन जो है, ये कहलाती है राग भैरव। इस चलन से इतना ही सुन के गमध, ये आंदोलन, ये कंपन जो है, ये हमारा राग भैरव में होता है। कोमल ध रे सा, ये रे पे आंदोलन, ये रे और धा पर जो आंदोलन होता है, ये एकदम स्पष्ट कर देता है कि ये राग भैरव है। अब एक और नियम आता है राग की पहचान करने के लिए। एक और नियम है कि किसी भी राग में सा कभी भी वर्जित नहीं होता। वर्जित मीन्स प्रयोग नहीं होता। मतलब कहने का क्या है कि उसका प्रयोग निश्चित रूप से होता है। फिर सेंटेंस को समझेंगे, किसी भी राग में सा वर्जित नहीं होता, मतलब हमेशा ही उसका प्रयोग होगा। सा के बिना कोई भी स्वर समुदाय, कोई भी राग पूरा नहीं हो सकता। ठीक है। अब अगला नियम आता है कि मा और पा, सारी गा मा पा, मा और पा, इन दोनों में से एक स्वर का होना पूरी तरह से निश्चित है। ऐसा नहीं हो सकता कि मा और पा दोनों ही ना लगे किसी राग में, या किसी एक, मतलब दोनों ही में से एक का होना बहुत जरूरी है। मा प्रयोग हो सकता है, पानी लगा रहे हम तब भी चलता है, तब भी वो राग हमारा माना जाएगा। जैसे कि हमारा राग मालकोस है, और पा लगता है, मा नहीं लग रहा, तब भी वो राग अपने आप में संपूर्ण है। तो राग का एक अंतिम नियम और है कि राग में, किसी भी राग में शुद्ध और कोमल एक साथ प्रयोग नहीं किए जाते। मतलब ये तो संभव है कि हमने आरोह में शुद्ध स्वर प्रयोग कर लिया और अवरोह में कोमल स्वर प्रयोग किया, लेकिन ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आरोह में शुद्ध और कोमल दोनों प्रयोग हो रहे हैं एक ही स्वर, और अवरोह में भी ऐसा ही है कि शुद्ध और कोमल दोनों हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। मतलब समझने की बात को समझने की कोशिश कीजिएगा
कि दोनों शुद्ध और कोमल स्वर एक साथ, मतलब चाहे आरोह में हो या अवरोह में हो, एक साथ प्रयोग नहीं हो सकते, किसी भी स्थिति में प्रयोग नहीं होंगे। लेकिन ये संभव है कि हमने आरोह में कोमल स्वर का प्रयोग कर लिया या अवरोह में शुद्ध स्वर का, या आरोह में शुद्ध स्वर का प्रयोग किया, अवरोह में कोमल स्वर का। जैसे कि हमारे राग खमाज में है कि राग खमाज में आरोह में हम शुद्ध नी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रे गा धा नी ये स्वर कोमल भी होते हैं और म तीव्र होता है, ठीक है। तो हमने नी खमाज राग में आरोह में नी स्वर शुद्ध प्रयोग किया और अवरोह में कोमल प्रयोग किया। आज हमने अध्ययन किया कि राग किसे कहते हैं और राग के लक्षण क्या होते हैं।